तनाव प्रबंधन के लिए योग। एक किशोर विभिन्न परिस्थितियों में तरह तरह के संवेगों का अनुभव करता है, जो खुशी, संतुष्टि, दुख, क्रोध, निराशा आदि के रूप में सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उन्हें स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं होती है, जिन्हें उनके आसपास रहने वाले लोगों और परिवेश से सुदृढ़ता मिलती है। इस तरह के बहुत से अवसर होते हैं जब वे तनाव में आ जाते हैं या गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं। एक किशोर के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संवेगों का अनुभव करना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी भावनाओं और संवेगों के बारे में जाने। व्यक्ति के लिए अपने संवेगों को व्यक्त करना ही स्वाभाविक है, परंतु सभी के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि संवेगों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यह देखा गया है कि किशोरों के द्वारा नकारात्मक संवेगों और उन्हें व्यक्त करने का नकारात्मक तरीका उनके द्वारा अनुभव किए गए कुछ निश्चित तनावों के कारण होता है। वर्तमान जीवन में तनाव बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण बना जा रहा है। यह सर्वसामान्य सत्य है कि दीर्घकालीन तनाव स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तनाव के प्रबंधन में जीवन शैली एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीवन शैली व्यक्ति की भोजन करने की, कार्य करने, सोने और उन सभी आदतों से संबंधित है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन शैली का अभिप्राय व्यक्ति की भोजन की आदतें, मनोरंजन, सोचने का तरीका और उसकी दैनिक जीवन की गतिविधियों से है। एक स्वस्थ जीवन शैली तनाव कम करके व्यक्ति के स्वास्थ्य में संवर्धन करती है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तनाव का सामना किया जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है और उसे निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कई बार हम उन परिस्थितियों पर आवश्यक रूप से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं जो तनाव का कारण होती है, परंतु हम इन परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। तनाव को शरीर की उन प्रतिक्रियाओं से रूप में समझा जा सकता है जो उन परिस्थितियों में घटित होती है जो व्यक्ति के लिए कठिन होती है तथा व्यक्ति के द्वारा अपनी शारीरिक या भावात्मक कुशलता के लिए खतरे के रूप में महसूस की जाती है। यह खतरा वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया शारीरिक स्तर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर घटित होती है। शारीरिक स्तर पर व्यक्ति के हृदय की धड़कन, नाड़ी की गति, रक्तचाप, हार्मोनल स्राव आदि में परिवर्तन हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ध्यान, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, सावधानी और संवेगिक अवस्था जैसे क्रोध, डर, घृणा, दुख में परिवर्तन हो सकता है। सामान्य रूप से तनाव जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे कठिन प्रतिस्पर्धा, परीक्षा में कम अंक प्राप्त करना, मित्रता में अलगाव, एक अच्छी नौकरी न पाना, दूसरों से लड़ाई
आदि के परिणाम स्वरूप में घटित होता है। कुछ अन्य कारक है जो व्यक्ति के तनाव के कारण बनता है, जैसे बीमारी, निम्न स्तरीय रहन सहन, गरीबी, आपसी संबंधों में समस्याएं, किशोरावस्था की चुनौतियां, गलत आदतें, उच्च स्तरीय अपेक्षाएं, अवास्तव लक्ष्य, नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु, कठिन प्रतिस्पर्धा, भेदभाव, तेजी से परिवर्तनशील जीवन और बहुत सी अन्य समस्याएं। तथापि यह कभी बहुत छोटे मामलों जैसे सुबह जल्दी न उठना, समय पर तैयार न हो पाना, विद्यालय देर से पहुंचना, मनपसंद भोजन न पाना, मित्र के साथ वाद विवाद, देर रात पार्टी में शामिल होने के लिए माता पिता की अनुमति न मिलना आदि से भी घटित हो सकता है। तनाव की तीव्रता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और सामान्य रूप से व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति को समझने एवं अनुभव करने के नज़रिए पर निर्भर होती है। किसी परिस्थिति का सामना करना एक व्यक्ति के लिए आसान हो सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा तनाव का कारण बन सकती है, जबकि यह दूसरे विद्यार्थी को प्रभावित नहीं कर सकती है। तनाव लाभदायक के साथ साथ नुकसानदेह भी हो सकता है। जो तनाव हमें अच्छा प्रदर्शन करने और नए कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वह लाभदायक होता है। उदाहरणार्थ, एक नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना, किसी परीक्षा के लिए तैयारी करना या पदोन्नति पाना तनाव का कारण हो सकता है, परंतु यह तनाव लाभदायक है क्योंकि अंत में उन्नति और विकास में योगदान देता है। तनाव नुकसानदेह भी हो सकता है। जब तनाव गंभीर और अधिक समय तक रहता है, तब यह नकारात्मक रूप से व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करता है। इस प्रकार का तनाव हमारे अनुभव करने, सोचने एवं कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। गंभीर तनाव के दौरान व्यक्ति बेचैन और चिंतित हो सकता है। वह बातों को अच्छी तरह से याद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों से भी क्रोधित हो सकता है। आपने शायद निरीक्षण किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते और छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो जाते हैं। लंबे समय तक रहने वाला गंभीर तनाव बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की क्षमता को कम करता है। यह विविध मनोदैहिक रोगों जैसे पेट का घाव, सिर दर्द, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि को उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि इसके फलस्वरूप हार्ट अटैक, मस्तिष्क आघात, ब्रेन स्ट्रोक और मृत्यु भी हो सकती है। चिंता और उदासी जैसे कई मनोवैज्ञानिक विकार भी गंभीर और अधिक समय तक रहने वाले तनाव के कारणों से हो सकते हैं। फिर भी सच्चाई यह है कि हम तनाव से बच नहीं सकते हैं, इसलिए तनाव पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तनाव नियंत्रण करने के लिए योग को रामबाण माना जाता है। इस संदर्भ में हम एक स्वस्थ जीवन शैली का विकास करने के लिए योग की भूमिका पर चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। जब योग के अभ्यास जीवन जीने का तरीका बन जाते हैं, तब ये तनाव प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आपने कभी तनाव का अनुभव किया है? इसका कारण क्या था? आपने इसे कैसे नियंत्रित किया?
क्या आप कोई अन्य तरीका सोच सकते हैं जिससे आप इसे और अच्छे से नियंत्रित कर सकते थे? तनाव प्रबंधन के लिए योग जीवन जीने का एक तरीके के रूप में आपने पिछली कक्षाओं में आसन, क्रिया, मुद्रा, बंध, ध्यान सहित कुछ सिद्धांतों का को प्रस्तुत करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए प्रासंगिक है। स्वस्थ रहन सहन के लिए योग के सिद्धांतों को उम्र, जेंडर, व्यवसाय या स्थान की परवाह किए बिना सभी के द्वारा अपनाया जा सकता है। जीवन के एक तरीके के रूप में योग भोजन, खाने की आदतों, विचार, मनोरंजन के साधनों तथा आचरण को दिशा प्रदान करता है। यदि योग के अनुसार जीवन के तरीके को हम सच्चे अर्थों में अपनाते हैं तो यह हमें तनाव का सामना करना तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संवर्धन करने में सशक्त बनाता है। योग के अनुसार जीने के घटक आहार, विहार, आचार, विचार और व्यवहार। आहार आहार के सिद्धांत भोजन के उपभोग संबंधित है। योग मिताहार पर बल देता है जो भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता और भोजन करते समय की मन की दशा से भी संबंधित होता है। गुणवत्ता के संदर्भ में मिताहार की अवधारणा है कि भोजन ताज़ा बना, स्वास्थ्यवर्धक, पोषण युक्त और प्राकृतिक रूप में होना चाहिए। भोजन की मात्रा के संदर्भ में मिताहार के अनुसार तात्पर्य है कि पेट का आधा भाग भोजन से भरा होना चाहिए, एक चौथाई भाग तरल पदार्थ से भरा होना चाहिए और बचा हुआ एक चौथाई भाग हवा के स्वतंत्र प्रवाह के लिए खाली होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि भोजन की मात्रा व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भिन्न हो सकती है। यह स्वाभाविक है कि लिखने पढ़ने का काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षाएं एक खिलाड़ी को भोजन की अधिक आवश्यकता होगी। मिताहार में इस बात का भी समर्थन किया जाता है कि भोजन पूरी एकाग्रता के साथ, सकारात्मक मनोदशा के साथ करना चाहिए। आपने निरीक्षण किया होगा कि यदि कोई व्यक्ति टेलीविज़न देखते समय या गुस्से में या जब उसका ध्यान कहीं और है उस समय भोजन करता है तो वह भोजन का आनंद लिए बिना केवल उसे निगलता है। इसलिए भोजन करते समय व्यक्ति की मनोदशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मिताहार इस बात पर भी बल देता है कि सकारात्मक मनोदशा के साथ उचित मात्रा में और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। विहार विहार का संबंध व्यायाम, मनोरंजन और सृजनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, गीत गाना आदि उन गतिविधियों से है जिनके माध्यम से विश्राम प्राप्त किया जा सकता है। यह गतिविधियाँ हमारे संवेगों को नियंत्रित करने एवं दिशा प्रदान करने में सहायता करती है और हमें आनंद और प्रसन्नता देती है। आसन, प्राणायाम और ध्यान के यौगिक अभ्यास शरीर और मन को आराम पहुंचाते हैं। इसके अलावा अच्छे लोगों की संगति में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। आराम के लिए गहरी नींद भी आवश्यक होती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें नियमित समय सारणी का पालन करना चाहिए जो यौगिक और सृजनात्मक गतिविधियों के लिए समय प्रदान करें। आचार का अभिप्राय
आचरण से है, जिसमें संवेग, अभिवृत्तियाँ, इच्छाएं, मनोवृत्तियाँ और आदतें शामिल हैं। तनाव मुक्त जीवन के लिए सही आचरण आवश्यक है। सकारात्मक संवेग, सकारात्मक अभिवृत्तियाँ, अच्छी आदतें और इच्छाओं पर नियंत्रण व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सही आचरण अनावश्यक तनाव से हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं, मनोवृत्तियों, संवेगों, आदतों और अभिवृत्तियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इस संदर्भ में योग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करता है। योग अपने प्रति एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक संवेगों और सकारात्मक अभिवृत्तियों को अपनाने पर बल देता है। इस संदर्भ में यम नियम के योग के सिद्धांत हमारे संवेगों और इच्छाओं पर नियंत्रण विकसित करके हमारी सहायता करते हैं और शांति एवं सद्भाव लाते हैं। विचार। हम सभी जानते हैं कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे विचारों के अनुसार ही हमारा व्यवहार निर्देशित होता है। हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। सकारात्मक विचार हमारे जीवन में प्रसन्नता लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें अप्रसन्न कर सकते हैं। सही विचार हमें उपयुक्त व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। सही चिंतन तनाव से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन में सहायता करता है। योग निर्देश देता है कि व्यक्ति को सकारात्मक विचार रखने चाहिए। सकारात्मक विचार जीवन के दुखों को सहन करने में हमें सशक्त बनाते हैं। हमारे विचारों को नियंत्रित करने में प्रत्याहार और ध्यान जैसे योग के अभ्यास हमारी सहायता करते हैं और जीवन में आशावादिता को बढ़ाते हैं। व्यवहार। व्यवहार का अभिप्राय कार्य से है। व्यवहार आहार, विहार, आचार और विचार का परिणाम होता है। योग का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि हमारे कर्म सही होने चाहिए। हमें गलत कार्यों में नहीं लगना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार उचित होना चाहिए। कर्म योग प्रस्तावित करता है कि परिणाम की परवाह किए बिना पूरी लगन के साथ हमें सही कार्य करना चाहिए। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं और इसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम तनाव मुक्त और प्रसन्न रह सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए यौगिक अभ्यास। तनाव के नियंत्रण के लिए हम उन अभ्यासों को करना चाहिए जो हमारे शरीर और मन को आराम प्रदान कर सकते हो। वे अभ्यास जो स्वचालित तंत्र को विशेष रूप से शरीर की सहानुभूतिक प्रणाली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, तभी तनाव को नियंत्रण करने के लिए लाभदायक है। यहाँ पर कुछ नीचे कुछ आसन, प्राणायाम, क्रिया और विश्राम प्रदान करने वाले अभ्यासों का उल्लेख किया जा रहा है, जो तनाव प्रबंधन में सहायक है। पादहस्तासन। पादहस्तासन के लाभ। पादहस्तासन के लाभ। यह पाचन शक्ति में सुधार लाता है। इस आसन से लीवर, स्प्लीन में सक्रियता आती है। इस आसन से पेट की मांसपेशियां स्वस्थ होती है। यह सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त को बढ़ाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है। यह पैरों की मांसपेशियों के लचीलेपन को भी बढ़ाता है।
पादहस्तासन। पादहस्तासन हस्तासन 3 शब्दों से मिलकर बना है। पाद, हस्त और आसन। संस्कृत भाषा के शब्द पाद का अर्थ पैर, हस्त का अर्थ हाथ और आसन का अर्थ मुद्रा होता है। इस आसन में हाथों को पैरों के पास लाया जाता है, इसलिए इसे पादहस्तासन कहा जाता है। यह पेट में स्थित अंगों को मजबूत बनाता है और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करता है। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए पादहस्तासन करें। पहला, पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को शरीर के अगल बगल रखकर सीधे खड़े होइए। पैरों के तलवे पर शरीर का भार संतुलित करें। दूसरा, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और उन्हें ऊपर की तरफ खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें। पैरों के पास फर्श पर हथेलियों को टिकाइए या हथेलियों से पैरों का स्पर्श करें। 4. इस अवस्था को 10 से 15 सेकंड तक आराम से बनाए रखें। 5. इस अवस्था से वापस आने के लिए अपने हाथों को सिर के ऊपर की तरफ रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को प्रारंभिक स्थिति में ले आइए। क्या करें? पैरों को सीधा रखें, हाथों को सीधा रखिए और कमर से झुकते हुए उन्हें सिर के साथ नीचे की तरफ ले आइए। क्या ना करें? घुटने को न मोड़ें। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन लाभ। यह धड़, पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह पेट के अंगों को शक्ति प्रदान करता है। यह बढ़ते हुए बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में प्रभावी होता है। यह गर्दन और पीठ के दर्द को दूर करता है। साइटिका से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह लाभदायक है। सीमा। पीठ के दर्द और पेट में प्रदाह होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और आसन। संस्कृत भाषा के शब्द त्रिकोण का अर्थ 3 कोण वाला होता है। इस आसन में शरीर एक त्रिकोण के आकार में प्रतीत होता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। यह आसन पेट के अंगों और पैरों, धड़ और नितंबों की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर तनाव को नियंत्रित करने में सहायता करता है। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए त्रिकोणासन करें। 1. पैरों को एक साथ करके हाथों को जांघों की बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाइए। 2. अपने पैरों को 2 से 3 फीट दूरी पर करें। 3. हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं और उन्हें कंधों के स्तर तक फर्श के समानांतर उठाइए
ताकि वे एक सीधी रेखा में हो। 4. शरीर को आगे की तरफ न झुकते हुए कमर से दाएं तरफ झुकें। 5. दाएं हाथ को दाएं पैर के टखने पर रखिए। यदि संभव हो सके तो दाईं हथेली को फर्श पर भी टिकाया जा सकता है। 6. बाएं हाथ को धीरे धीरे दाईं तरफ लाते हुए फैलाएं। हथेलियों को अंदर की तरफ करके इसे कान के ऊपर से नीचे की ओर लाएं जब तक कि यह फर्श के समानांतर नहीं हो जाता। वैकल्पिक रूप से बाएं हाथ को कंधे के ऊपर, दोनों हाथों को 180 डिग्री की रेखा में सीधा रखा जा सकता है। श्वास की सामान्य प्रक्रिया के साथ इस अवस्था को 5 से 10 सेकंड तक आराम से कायम रखिए। इस अवस्था से वापस आने के लिए दाईं हथेली को उठाइए। धड़ को उठाते हुए हाथों को बगल में कंधों के साथ एक रेखा में लाइए। हाथों को नीचे करें और उन्हें जांघों की बगल में लाएं। अपने पैरों को एक साथ करें और आराम कीजिए।